Hello friends, good morning. Welcome to my amazing सा प्यारा सा channel Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying this online lectures. So guys, first पहले हम लोग एक डिफरेंस लेंगे between forced and resonant vibration. तो forced vibration the frequency, कौन सी फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी और जो अप्लाइड फोर्स फ्रीक्वेंसी वो कभी भी मैच नहीं होगी. सो फ्रीक्वेंसी नेवर मैच. क्लियर. बट रेजोनेंस की ही कंडीशन है कि दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए. सो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी विल बी मैच. क्लियर. तो ये पहला एक डिफरेंस है. सेकंड डिफरेंस, फोर्स्ड ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड, अगर एम्पलीट्यूड की बात करें एम्पलीट्यूड विल बी स्मॉल, बट यहाँ पर रेजोनेंस में वी नो दैट एम्पलीट्यूड विल बी वेरी लार्ज. सो एम्पलीट्यूड इज लार्ज ऑफ वैल्यू. ओके. नाउ थर्ड, फोर्स्ड ऑसिलेशन. तो फोर्स्ड ऑसिलेशन में जो ऑसिलेशंस है वो कम समय में खत्म हो जाते हैं. सो रिमेन्स फॉर वेरी शॉर्ट टाइम. और यहां पर रेजोनेंस में क्या होगा, इट रिमेन्स फॉर वेरी लॉन्ग टाइम. एंड द लास्ट वन, फोर्स्ड ऑसिलेशन, उसमें हम लोग जो फोर्स अप्लाई करने वाले हैं वो एक्सटर्नली है, यहाँ पर भी एक्सटर्नली है. क्लियर. बट यहाँ पर ये जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, तो रेजोनेंस को हम लोग मैच करके ही एम्पलीट्यूड उसको बढ़ाते हैं टिल दी मैक्सिमम. तो यहाँ पर फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी जब कभी भी मिलेगी वो उसका जो ऑसिलेशन है वो भी बहुत कम समय तक होगा, एम्पलीट्यूड भी कम होता है. तो ये डिफरेंसेस है दोनों में. तो एक लास्ट वाला जो डिफरेंस है, तो फ्रीक्वेंसी एंड ऑसिलेशंस. अगर ऑसिलेशंस की बात करें, ऑसिलेशंस नेवर मैच्ड, और यहाँ पर ऑसिलेशंस वेल मैच्ड. कौन से ऑसिलेशन की बात करें, वी नो दैट एक्सटर्नल फोर्स फ्रीक्वेंसी एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी. क्लियर. सो ये दोनों में डिफरेंसेस थे. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज सम एग्जांपल्स ऑफ रेजोनेंस. कुछ एग्जांपल्स के बारे में देखेंगे. पहले भी हमने 3 एग्जांपल लिए थे, वो 3 एग्जांपल भी इंक्लूड होंगे. तो फर्स्ट एग्जांपल, एंड दैट इज, पहला ही हमने एग्जांपल लिया था ट्यूनिंग फोर्क का. सो रेजोनेंस इन ट्यूनिंग फोर्क. क्लियर. तो कहा क्या हुआ था उसमें, तो जब कभी भी हम लोग साउंड वेव को प्रोड्यूस करते थे एक ट्यूनिंग फोर्क से, जब वो साउंड वेव की जो अप्लाइड फोर्स फ्रीक्वेंसी है इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू अनदर साउंड वेव्स अप्लाइड फोर्स फ्रीक्वेंसी या फिर नेचुरल फ्रीक्वेंसी. यस, नेचुरल फ्रीक्वेंसी. इफ बोथ आर सेम देन द ऑसिलेशंस आर बिगर एंड एम्पलीट्यूड विल बी लार्ज. सो उससे हमें वहां पर रेजोनेंस मिलती थी. क्लियर. तो रेजोनेंस में ऑलवेज एम्पलीट्यूड धीरे धीरे इंक्रीज होगा टिल दी मैक्सिमम. ओके. नाउ सेकेंड, रेजोनेंस कहाँ पे हुआ था, तो रेजोनेंस इन सिंपल पेंडुलम. क्या किया था हमने सिंपल पेंडुलम में, यस, दो जो पेंडुलम थे उनकी लेंथ सेम रखी थी, बाकी सबकी अलग अलग लेंथ थी, एक छोटी थी एक बड़ी थी. तो जो दो लेंथ हमने सेम रखी थी उसका मतलब कि दोनों की नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम होगी. मैंने एक फोर्स अप्लाई किया था, अप्लाई करने के बाद उसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो सी को मिल गई. तो दोनों एक दूसरे के साथ ऑसिलेट करेंगे, दोनों एक दूसरे को एनर्जी देंगे, और उसके हिसाब से दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, इसके हिसाब से दोनों के एम्पलीट्यूड बढ़े और दोनों सेम ऑसिलेशन से देर तक ऑसिलेट हुए. क्लियर. सो दिस इज अवर सेकेंड, बोल सकते हैं एग्जाम्पल. नाउ थर्ड एग्जाम्पल, तो रेजोनेंस इन एयर कॉलम.
एयर कॉलम कैसे, तो थर्ड हमने पढ़ा था। एयर कॉलम में हाइट हमने पहले बढ़ाई थी, तो एक बढ़ी हुई हाइट में हमें फ्रीक्वेंसी मिली, रेजोनेंस मिला। कैसे पता चलेगा, जब भी साउंड मैक्सिमम सुनाई दे जिस लेंथ पे, वो हमारी रेजोनेंस फिनोमिनन होगी। तब कैसे, तो अप्लाइड फोर्स फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तो तब रेजोनेंस हुआ। फिर हमने फिर से वाटर लेवल को घटाया था, एक हद तक एक स्टेज ऐसी आई जिसमें फिर से मुझे वही मैक्सिमम साउंड सुनाई दिया। तो इट इज सिमिलरली वहाँ पर भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स फ्रीक्वेंसी, दोनों सेम हुई। एम्पलीट्यूड बढ़े इसीलिए मुझे साउंड ज़्यादा सुनाई दिया। सो दैट वन इज दी अवर थर्ड एग्जाम्पल। नाउ फोर्थ एग्जाम्पल की अगर बात करें, तो रेजोनेंस एट टॉप ऑफ ब्रिजेस। टॉप ऑफ ब्रिजेस में हमें ज़्यादा रेजोनेंस मिलता है अकॉर्डिंग टू जो बॉटम होती है। बॉटम में भी कई बार हमें ऐसा फील होगा कभी कभी, बट एट द टॉप लेवल ऑफ द ब्रिजेस उसमें ज़्यादा होता है। जब कभी भी आप, ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, जो कोई भी ब्रिजेस पे अगर आप लोग उसके जो मिडल पोर्शन है अगर उस पे खड़े रहेंगे, तो जब कभी भी जो बड़ा व्हीकल है वहाँ से पास होगा, तब आपको पूरा वाइब्रेशन फील होगा। ऐसा क्यों हुआ, तो वो जो ट्रक जा रही है, जो बड़ा व्हीकल है, उसका जो अप्लाइड फोर्स है ब्रिज पे, वो फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज कनेक्ट विद द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, दोनों सेम हुई, इसीलिए पूरा ब्रिज वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा। तो वहाँ पर वाइब्रेशन मिली, वाई ड्यू टू द रेजोनेंस, दोनों फ्रीक्वेंसी सेम हो गई। तो ब्रिज पे जो अपना आर्मी जो बटालियन होती है, उसको मार्चिंग करने के लिए ना बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जब कभी भी वो ब्रिजेस पे मार्चिंग करेंगे, तो वी नो दैट लेफ्ट राइट लेफ्ट सब एक साथ करेंगे, सिमेट्रिकल करेंगे, सिमिलर वे में करेंगे, तो वहाँ पर सबकी फ्रीक्वेंसी मैच होगी। और उस अप्लाइड फ्रीक्वेंसी से, क्योंकि सबकी फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लिकेशन होके अप्लाइड फोर्स फ्रीक्वेंसी बनेगी, और वो जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ, ब्रिज के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट होगी, तब उसका एम्पलीट्यूड बढ़ता चला जाएगा, ब्रिज ज़्यादा से ज़्यादा वाइब्रेट करने लगेगा। और ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ सैनिकों, लगभग सिर्फ 20-30 सैनिकों भी अगर मार्चिंग करे, तो उससे भी ब्रिज टूट सकता है वाइब्रेट होके। सो ये कौन सी ताकत है, ये है रेजोनेंस की ताकत। कैसे मिली, जब कभी भी अप्लाइड फोर्स फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच होगी, तब ये ताकत मिलती है। सो दैट इज दी फॉर वेरी लार्ज एम्पलीट्यूड के कारण ये पॉसिबल होता है, और वेरी लार्ज एम्पलीट्यूड वी गेट व्हेन वी गेट रेजोनेंस। क्लियर, ओके। नाउ फिफ्थ वन कब होगा, ये पांचवा, तो रेजोनेंस इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। एक अच्छा सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, अच्छा सा वो एग्जाम्पल है। कैसे, तो हम सब ने हारमोनियम देखा हुआ है। हारमोनियम एक बड़ा सा बक्सा जैसा होता है, और उसके ऊपर पियानो जैसे कीवर्ड्स होते हैं। तो हारमोनियम इतना बड़ा क्यों होता है, क्योंकि हारमोनियम के अंदर हवा जाने के लिए जगह रखी गई हुई होती है। क्यों, क्योंकि जब कभी भी अंदर हवा जाएगी, उन हवा के जो मॉलिक्यूल्स है वो साउंड वेव से टकराएंगे, तो साउंड वेव की जो फ्रीक्वेंसी होगी, जो हम फ्रीक्वेंसी ऊपर से दे रहे हैं, वो हवा के साथ मैच होगी। सब कुछ मैच होने के बाद जब हवा बाहर निकलेगी, तब ज़्यादा साउंड से निकलेगी। तो वहाँ पर भी हम लोग एक्सटर्नल अप्लाइड फ्रीक्वेंसी कैसे दे रहे हैं, तो बाय गिविंग दी डिफरेंट ट्यून से दे रहे हैं, और वो किस हिसाब से मैच हो रही है, तो अपने जो एयर मॉलिक्यूल है, जो अंदर हवा भरी हुई है, उसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच होगी, और वो जब बाहर निकलेगी तब ज़्यादा आवाज़ सुनाई देगी, ज़्यादा अच्छी आवाज़ सुनाई देगी। कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में
सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक ही बॉक्स में होते हैं और जब सब एक फ्रीक्वेंसी से बजते हैं तब वो हाई एम्पलीट्यूड से सुनाई देगा, तो वो अच्छा भी लगेगा. सो there is also use of resonance in musical instrument. Now sixth one, uh, yes, resonance in टीवी, रेडियो या फिर कुछ भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे कि हम लोग सुन सकते हैं, तो उन सभी इंस्ट्रूमेंट्स में रेजोनेंस हो ही रहा है. कैसे? तो वी नो दैट कि अब तो DTH आ गए, DTH डायरेक्ट टू होम, डिश टीवी आ गए. तो वो कैसे वर्क करते हैं? वो एक रिसीवर है, तो वो फ्रीक्वेंसी को रिसीव करते हैं. क्लियर? कौन सी फ्रीक्वेंसी को? जो फ्रीक्वेंसी उसके साथ मैच हुई होगी. सारी फ्रीक्वेंसी को वो लोग रिसीव नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज अपने स्काई पे ऐसे प्रोपेगेट होती रहती है, बट कुछ फ्रीक्वेंसी को ही वो रिसीव करते हैं. कौन सी को? जो फ्रीक्वेंसी उनके नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो जाए, वही फ्रीक्वेंसी को वो रिसीव करते हैं. तो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट होके, सैटेलाइट से ट्रांसमिट होके यहाँ पर आती है, और रिसीविंग फ्रीक्वेंसी, तो हमारा जो हमने DTH लगाया है उसकी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, वो दोनों अगर मैच करेगी तब ही वो रिसीव करेगी, और देन वी सी टीवी और लिसन रेडियो. सो इस तरीके से हम लोग रेजोनेंस का यूज़ करते हैं. So that's it for today, guys. That's our topic. Some examples of resonance. Thank you for viewing my video lectures till the end. That means a lot to me. Please like my videos and subscribe my channel.